नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर की इस कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज मैं चर्चा करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर होने वाली रैली की। बीजेपी इस रैली को लेकर काफ़ी उत्साहित है और जाहिर है उत्साहित क्यों न हो, ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐतिहासिक मैदान है और कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता ब्रिगेड परेड ग्राउंड से होकर निकलता है। यहाँ जिसकी रैली जितनी बड़ी होती है सत्ता भी उसी को ही मिलती है। हालांकि ऐसा कोई तय फार्मूला नहीं है और ऐसे मिथक बनते ही हैं टूटने के लिए, ऐसे रिकॉर्ड बनाए जाते हैं टूटने के लिए। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पश्चिम बंगाल में कम से कम 20 रैलियाँ करनी है और उनमें से औपचारिक रूप से ये पहली सबसे बड़ी रैली होगी। तो इस रैली की कामयाबी के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत, अपने सारे संसाधन झोंक दिए हैं और पार्टी का दावा है कि यहाँ कम से कम 10 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी और अगर इतनी भीड़ जुटी तो एक तरह से महानगर का जनजीवन भी ठप हो जाएगा और रैली को कामयाब कहा जा सकेगा। हालांकि बाकी दलों के नेता या राजनीतिक पर्यवेक्षक इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि हाल के वर्षों में कभी यहाँ 10 लाख क्या 5 लाख की भी भीड़ नहीं जुटी है किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में। वैसे दावे तो बहुत लंबे चौड़े होते रहे हैं, लेकिन ऐसी भीड़ कभी जुटी हो ऐसा मुझे तो याद नहीं होता। तो अब प्रधानमंत्री की इस रैली में ये है कि कई विधायक भी टीएमसी के और शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। इसके अलावा अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती से पिछले दिनों आरएसएस नेता ने मुलाकात की थी मुंबई जाके, तो उनके भी शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बीजेपी के नेताओं का दावा है कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन सौरभ बार बार मना करते रहे हैं कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और वे क्रिकेट में ही ठीक हैं। दावे अपनी जगह पर हैं, अब देखना यह होगा कि कौन कौन जाता है। मिथुन चक्रवर्ती शामिल होते हैं या नहीं। हालांकि मिथुन के शामिल होने या नहीं होने से नहीं लगता कि राजनीतिक परिदृश्य पर कुछ असर पड़ेगा। उनको टीएमसी ने राज्यसभा में भेजा था, लेकिन उन्होंने आधा कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्वास्थ्य के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। तो अब मिथुन अगर शामिल हो भी जाते हैं तो वो बीजेपी को कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे ये बहस का विषय हो सकता है, क्योंकि मिथुन का लंबे अरसे से बंगाल की राजनीति से कोई नाता नहीं रहा है। 2017 में उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद दोबारा यहाँ उनकी सक्रियता नहीं देखी गई है। वे ज़्यादातर मुंबई और ऊटी में ही रहते हैं और यहाँ अब उनके समर्थकों की एक तादाद तो है, लेकिन वे अपने समर्थकों को मतदान केंद्रों तक पहुँचा पाएंगे या नहीं, आकर्षित कर पाएंगे या नहीं, यह कहना अभी मुश्किल है। अब बात रैली की। रैली में तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। 3 मंच बनाए गए हैं, एक प्रधानमंत्री के लिए, दूसरा बीजेपी के बाकी नेताओं के लिए और तीसरा पत्रकारों के लिए। हालांकि कलकत्ते में गर्मी बढ़ने लगी है, धूप है, इससे दिक्कत भी होगी लोगों को, लेकिन बीजेपी ने पूरे राज्य से यहाँ लोगों को जुटाने की तैयारी की है और रैली में पैसे, संसाधन, तमाम चीज़ें झोंकी जा रही है, क्योंकि इसी रैली से एक उनका मनोबल बढ़ेगा और इसी रैली से औपचारिक तौर पर पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत भी होगी, क्योंकि चुनाव के ऐलान के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला दौरा होगा। और उसी समय जो बीजेपी ने तमाम 294 विधानसभा इलाकों में परिवर्तन यात्रा के नाम पर रथ यात्राएँ शुरू की थी, उनका समापन भी इस रैली में होगा प्रधानमंत्री की उपस्थिति में। दूसरी ओर ममता बनर्जी कल यहाँ नहीं रहेंगी, वो सिलीगुड़ी जा रही हैं उत्तर बंगाल, वहाँ से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी वो। और फिर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कोलकाता में रैली निकालेंगी। ये उनकी परंपरा रही है, हर साल 8 मार्च को रैली निकालती हैं और चुनाव के मौके पर तो उसी रैली के जरिए चुनाव अभियान का आगाज़ करती हैं। तो अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री कल कैसे क्या आरोप लगाते हैं। हालांकि अब तक जो देखने में आया है, बीजेपी के तमाम नेता भाई भ्रष्टाचार, बुआ भतीजे और सिंडिकेट और कालाबाजारी और इन्हीं सब आरोप लगाते रहे हैं। और लेकिन अब इन आरोपों में जो दोषी लोग हैं उनको भी
पार्टी अपने खेमे में ले रही है। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, तमाम लोगों पर नारदा और शारदा मामले में आरोप लगे हैं। सीबीआई ईडी की जांच हुई थी, हालांकि अब वो जांच सुस्त हो गई है, जाहिर है। दूसरी ओर टीएमसी की सूची में कई लोगों के टिकट काटे गए हैं। करीब 34 लोग हैं, 29 विधायक हैं, 5 मंत्री हैं। तो उनमें से कई लोगों को नाराज़गी भी है। तो ऐसे कुछ लोग जा सकते हैं पार्टी में। मिसाल के तौर पर एक पानीहाटी के विधायक थे मोइनुद्दीन, वो रोने लगे कि मैंने क्या किया, मेरी गलती यही थी कि मैंने कोयला माफिया, बालू माफिया के साथ और तस्करों के साथ मैंने तालमेल नहीं किया, यही गलती थी, इस कारण टिकट नहीं मिला। मैंने आम लोगों का काम किया और कैमरे पे ही फपक कर रो पड़े। दूसरी ओर सातगछिया के विधायक सोनाली गुहा कभी ममता बनर्जी की काफ़ी करीबी थी, लेकिन उनका भी पत्ता इस बार साफ हो गया है। इसके अलावा कोलकाता के विधायक थे दिनेश बजाज, उनका भी टिकट कट गया है। उन्होंने तो टिकट कटने के बाद पार्टी से ही नाता तोड़ लिया। संभावना जताई जा रही है कि कल वो भी शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री की रैली में। इसके अलावा और भी कई नेता हैं जो आरोप हैं, जिन पे आरोप हैं, उनको टिकट नहीं मिला है उनकी छवि के कारण। मिसाल के तौर पर दक्षिण 24 परगना में भांगड़ के अराबुल हसन हैं, जिन पर कई आरोप थे आगजनी के, मारपीट के। तो उनको टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद उनके नाराज़ समर्थकों ने कई जगह प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की, रास्ता रोका, आगजनी की। तो खैर ये सब चीज़ें तो चलती ही रहती है। नाराज़ असंतुष्ट लोग जिनको टिकट नहीं मिलता है वो संतुष्ट होते हैं। ममता बनर्जी ने तो अपना दांव लगाया है नए चेहरों पर, महिलाओं पर, और 50 महिलाओं को टिकट दिया है, युवाओं को तरजीह दी गई है। और वो उनका कहना भी था कि इस बार अनुभव और युवाओं का मिश्रण है उम्मीदवारों में। तो कई चीज़ें हैं। इसके अलावा मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद भी इस बार घटाई है ममता ने। उन पर आरोप लग रहे थे लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण के, शायद उन आरोपों की काट के लिए ही इस बार उम्मीदवारों की तादाद कम की गई है और महिलाओं की तादाद बढ़ाई गई है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे नाराज़ हैं कुछ लोग, शामिल हो सकते हैं। अब इनका चुनाव पर कितना क्या असर होगा इसकी भविष्यवाणी करना तो अभी मुश्किल है। ये धीरे धीरे बातें सामने आएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल और गरमाने के आसार हैं। और अब देखना यह होगा कि ममता की अगली रणनीति क्या होगी इसकी काट में। और उम्मीद की जाती है कि वो भी जल्दी ही रैलियों का दौर शुरू करेगी। और मैं आपको अपने कार्यक्रम के जरिए नियमित रूप से इसकी जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, चलते चलते एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।